थोड़ा सा कुछ है ही नहीं, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पे बहुत ज्यादा स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, बट एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। हाँ, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो एरिक्सन की थ्योरी है कौन सी भाई, साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत है एरिक्सन का। तो बात कर लेते हैं इस सिद्धांत में है क्या और क्या नहीं था इसमें, एक बार फटाफट देखते हैं। देखिए, जो एरिक एरिक्सन है, इसका नाम है एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन है इसका नाम, एरिक होमबर्गर एरिक्सन पूरा नाम था, एरिक होमबर्गर एरिक्सन। बट इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से याद रखना, बिल्कुल थोड़े से शब्दों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बिना टाइम वेस्ट करे। एरिक एरिक्सन क्या कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस, जैसे हर बंदा बता रहा है, फ्राइड अपनी बता रहा है, प्याजे अपनी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सबके मैसेज शो हो रहे हैं मुझे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ऐसे में जो एरिक्सन ऐसे में जो एरिक एरिक्सन है वो कहता है भाई मैं भी कुछ सिद्धांत दे रहा हूं जो साइको सोशल है। ध्यान को समझना, साइको मीन्स जो मन से रिलेटेड है, सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड है। तो साइको सोशल, खाली सोशल डेवलपमेंट किसने दिया, वाइगोस्की ने, ठीक है, कोग्निटिव जीन प्याजे ने, साइको सेक्सुअल सिगमंड फ्रायड ने, साइको सोशल एरिक्सन ने दिया। ये क्या कहता है, इसने मानव जीवन की मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग एज से लेके, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल पहली मतलब जीरो से लेके और मरते दम तक की अवस्थाओं को इसने जो है डिस्क्राइब किया है। तो इसने जीरो से लेके बिल्कुल मरते दम तक की अवस्थाओं को इसने डिस्क्राइब किया है, इसीलिए इसके सिद्धांत को लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है। इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है, इसने मानव विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं भाई, 8, ठीक है। हाँ, इसने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 8 अवस्थाएं जो है इसने मानव विकास की बताई हैं। और इन 8 अवस्थाओं में ये क्या बताता है, सिर्फ छोटी सी छोटी बातें हैं, बस आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, इन 8 अवस्थाओं का नाम बस और उनका टाइम। पेपर में ये पूछ लेगा एरिक्सन की अवस्था कौन सी थी और कौन सी नहीं थी। मैंने कहा बहुत स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, बट एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो 8 अवस्थाओं में बस ये क्या बताता है, ये 2 चीजें बताता है, 2 चीजों को समझना। ये कहता है कि मानव विकास की अवस्थाएं हैं, चलती रहती है भाई। ये कहता है कि एक तरफ तो समाज पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, एक तरफ समाज नेगेटिव नेगेटिव होता है, कि बच्चा जो होता है वो समाज से सीखता है, बच्चा है पॉजिटिव तरीके से, तो कुछ पॉजिटिव तरीके से बच्चा सीखता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होप बच्चे के अंदर आ जाती है, कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है। तो बस आपने क्या करना है, 8 अवस्थाओं का नाम, 8 अवस्थाओं की एज, और उस अवस्था में क्राइसिस क्या है, मतलब क्या उस अवस्था की निशानी है, और उस अवस्था में उस क्राइसिस को हैंडओवर करने के लिए क्या बच्चे के अंदर एक गुण आता है, बस ये गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ये क्या हो रखा है, बार बार ओबीएस का क्यों मैसेज आ रहा है भाई, ये क्लास रुक रही है तो नहीं चल रही है, चल रही है यार, ऐसे मत डराओ। चल तो रही है, अब ठीक है, अब ठीक है ना। पता नहीं वो बीच में कुछ ओबीएस के 2-3 मैसेज आए हैं, क्या है क्लास के बाद देखूंगी। हाँ, यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, सुनो, यदि वीडियो कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, मान लो बीच में रुक भी रही है, तो ये वीडियो साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही है, तो मैं वीडियो को रिप्लेस कर दूंगी, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होती है, जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है वो तो मतलब सॉफ्टवेयर से चलता है, कई पंगे होते हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ी थोड़ी रुक भी सकती है, लेकिन जो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। तो यदि कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रिकॉर्ड रिप्लेस भी कर दूंगी वीडियो को, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो, सुन लो, अब ठीक है ना, नहीं तो मैं रिप्लेस कर दूंगी। हम्म, देख लो। हाँ, तो अब इसके इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसके सिद्धांत के कुछ नाम हैं, अब इसके सिद्धांत के नाम ध्यान रखेंगे। इसके सिद्धांत का नाम है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहला नाम है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। क्या नाम है, जीवन विकास काल का सिद्धांत या जीवन काल का सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाए जीवन काल का सिद्धांत किसने दिया, तो एरिक्सन ने दिया। दूसरा नाम है ह्यूमन लाइफ स्टेज थ्योरी, मानव जीवन का चरण सिद्धांत, मानव जीवन का जो चरण सिद्धांत दे, तो वो भी आपसे पूछे किसने दिया है, तो एरिक्सन ने दिया, ठीक है, वो भी आपसे पूछे किसने दिया भाई, एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन जर्मनी में जन्मे थे, लेकिन अमेरिका वगैरह में रहा इसने जो है अपना
क्या बोलते हैं रिसर्च वगैरह किया, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है, इसकी बुक है, नाम याद रखना, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है। बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक बुक में इसने क्या किया था भाई, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसमें, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो यहां से आपने 4 क्वेश्चन याद करे, जीवन विकास का सिद्धांत किसने दिया, कहाँ का था, और इसकी बुक का नाम क्या था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है। यहां से इतना ही याद रखना। और कितनी अवस्थाएं दी, 8 अवस्थाएं दी। अब बात कर लेते हैं एक एक अवस्था को मतलब डिपेंड में। बस ये 8 चरणों से गुजरता है, ये यही बताता है, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताता है ये, मतलब अपनी जो थ्योरी है उसमें इमोशनल के ऊपर काम करता है कि भाई इमोशंस से इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है, सोसाइटी में। तो इस तरीके से ये जो है बात करता है। अब इसकी अवस्थाओं का नाम देख लेते हैं। इसकी पहली अवस्था का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। हिंदी में विश्वास बनाम अविश्वास, बनाम मतलब वर्सेस, ठीक है। तो हिंदी में इसकी अवस्था का नाम है क्या, विश्वास बनाम अविश्वास। हम्म तो हिंदी में इसकी अवस्था का नाम क्या है भाई, विश्वास बनाम अविश्वास। ये जन्म से लेके 1.5 साल तक होती है। कई किताबों में जन्म से 1 साल भी लिखा है, बट आप सही डेट करके आना, यदि डेट आ जाता है तो। जन्म से लेके 1.5 साल तक होती है ये, मतलब शैशवावस्था के दौरान होती है। अब इसके अंदर क्या है आप समझना, इसके अंदर एरिक्सन ये बताता है कि देखो बच्चा है सोसाइटी में, वो यही तो बता रहा है कि बच्चा कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक बच्चा तो ऐसे पॉजिटिव माहौल में डेवलप होता है कि जो उसने जो बोला, उसके पेरेंट्स उसको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, उसको बहुत मतलब बच्चे को भी इज्जत मिल रही है घर में, है ना, और बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। तो ऐसा बच्चा होगा तो उसको सोसाइटी को लेकर ट्रस्ट बढ़ेगा, और वो सोचेगा यार जहां मैंने जन्म लिया ना वो दुनिया बहुत अच्छी है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, संसार बहुत अच्छा है। तो वो बच्चा पॉजिटिव तरीके से आगे बच्चे बढ़ेगा। लेकिन एक तरफ एक दूसरा बच्चा है जिसको मारा जाता है, जिसको हमेशा झड़का जाता है कि तू बेकार है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मतलब बच्चे को रो रहा है तो वो रोता ही रहे, उसको कोई पुचकारे ना, कोई प्यार ना करे, तो वो बच्चा क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा। वो बच्चा क्या सोचेगा अंदर अंदर, आपको 1.5 साल का बच्चा सोचेगा, हाँ उसके अंदर फील होएगा कि ये दुनिया बहुत बेकार है, मतलब कोई मुझे, वो बेचारा रो रहा है सारे दिन चारपाई में पड़ा पड़ा, कोई उसको पूछता नहीं। तो उस बच्चे का जो दिमाग है वो अलग तरीके से मूव हो रहा है, और जो बच्चा सारे दिन जिसको पैम्फर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो अलग तरीके से मूव हो रहा है। तो एरिक्सन कहता है जिस बच्चे को प्यार करा जाता है तो वो तो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेगा, उसको दुनिया एक अच्छी जगह लगेगी, उसको ट्रस्ट होएगा। और जिस बच्चे को प्यार नहीं किया जा रहा उसको क्या होएगा भाई, मिस ट्रस्ट होएगा, मतलब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो समाज को बुरे नजरों से समझेगा। तो हर अवस्था में क्या है भाई, एक क्राइसिस होता है, ठीक है। अब क्राइसिस होता है हर एज में, बच्चा जो है दुखी होगा हर अवस्था में, उसको कुछ ना कुछ मतलब उसको यहाँ पर विश्वास का टेंशन होएगा कि दुनिया मुझ पर विश्वास करेगी या नहीं करेगा। तो ठीक है ना, उसके मन में ऐसे ऐसी इश्यूज जो है रहेंगे, क्राइसिस उत्पन्न रहेगा। लेकिन फिर फाइनली उसको पॉजिटिविटी के साथ उसके अंदर एक गुण आ सकता है, होप, कि वो ये होप लगा के बैठेगा कि दुनिया बुरी होती है या दुनिया अच्छी होती है। तो आपको क्वेश्चन कैसे याद करना है, आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना याद करना है कि एरिक्सन की पहली अवस्था का नाम क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सीक्वेंस नहीं पूछता इतना खास। विश्वास बनाम अविश्वास। टाइम याद रखना सबसे जरूरी है, टाइम, ठीक है। बर्थ 1.5 साल तक सबसे जरूरी है टाइम, टाइम याद रख लेना। फिर आपको ये पूछेगा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अवस्था में बच्चे का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है। तो इस अवस्था में बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है होप, उसको एक उम्मीद होती है। यदि पॉजिटिव वे में रखा गया तो वो सोचेगा समाज अच्छा है, नेगेटिव वे में रखा गया तो वो सोचेगा समाज नेगेटिव है। तो ये होप उसके अंदर आती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू जस्ट रिमेंबर, होप इज द विर्च्यू ऑफ द फर्स्ट एज, ठीक है। अब सेकंड जो एज है, सेकंड एज का नाम है एटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। एटोमी वर्सेस शेम और डाउट। आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा, ठीक है, आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा, या इसको स्वायत्तता बनाम लज्जा भी बोल देते हैं। आत्मनिर्भरता को स्वायत्तता भी लिखा हो सकता है हिंदी के अंदर, स्वायत्तता बनाम लज्जा, ठीक है। दूसरी एज का नाम है स्वायत्तता बनाम लज्जा। टाइम है इसका 1.5 साल से 3 साल, ठीक है। इसका टाइम कितना है, 1.5 साल से 3 साल, 1.5 साल से 3 साल। अब ये है ड्यूरिंग प्री चाइल्डहुड, मतलब जो बाल्यावस्था का जो टाइम होता है, जो प्री चाइल्डहुड है, जैसे कि जो पहली एज होती है वो इन्फेंसी में रहती है बेसिकली। ये भी कोरिलेट कर सकता है कि एरिक्सन की पहली एज किस अवस्था से कोरिलेट करती है, तो इन्फेंसी से कोरिलेट करती है, ठीक है। आयुषी, मैंने चाइल्डहुड वाली बुक का पेज आपको जो टेलीग्राम है उस पर सेंड कर दिया था, उसके ऊपर ये लिखा था करेक्शन ऑफ साइकोलॉजी बुक,
टाइटल था करेक्शन ऑफ साइकोलॉजी बुक, ऐसे करके मैंने कल एक पीडीएफ भेज दी थी टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें साइकोलॉजी की बुक में जो करेक्शन है सारे हैं, चेक कर लो, पीडीएफ भेजी हुई है, आज दोबारा भेज दूंगी क्लास के बाद। ड्यूरिंग प्री चाइल्डहुड, ये पूर्व बाल्यावस्था के अंदर होती है। अब इस अवस्था में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, मतलब स्वायत्तता वर्सेस लज्जा। मीन्स एरिक्सन आगे क्या कहता है कि एक बच्चा तो ऐसे है जो हर काम को करने के लिए स्वायत्तता मतलब आगे बढ़ता है, खुद आगे बढ़कर कामों को करता है। तो जो बच्चा आगे बढ़कर काम को करेगा वो शायद अच्छा बनेगा जिंदगी में। जो बच्चा आगे नहीं बढ़ता, मतलब जो शर्माता रहेगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा आगे बढ़ने का। तो मतलब ये यूं ही बता रहा है कि समाज में ना इंसान जो है दो तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। एक तो क्या करेगा भाई, खुल के सफलता पूर्वक हर चीज में भाग लेगा। दूसरा क्या है, अपने आप को नियंत्रित रखेगा, किसी चीज में भाग नहीं लेगा। तो दूसरा इस प्रकार का बच्चा बनेगा। जो ट्रस्ट के साथ बढ़ रहा है वो तो पॉजिटिव फील्ड में जाएगा, जो मिसट्रस्ट के साथ बढ़ रहा है वो नेगेटिव फील्ड में जाएगा, ठीक है। तो इनकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं आती एग्जाम में। अब उसके अंदर जो विर्च्यू, जो गुण होता है वो विल आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्राइसिस क्या है, क्राइसिस यही है कि वो अपनी जिंदगी में अपनी आइडेंटिटी, मतलब वो सोच रहा है कि लाइफ में, मतलब यदि वो आगे बढ़ रहा है तो बच्चा अच्छा बनेगा, स्वतंत्र विचारों का बनेगा, बढ़िया बनेगा। लेकिन जो पीछे हट रहा है उसको अंदर लज्जा आएगी, मतलब वो शर्माएगा। तो मतलब ये सारी चीजें बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं होती हैं कि लज्जा है, शर्माना है। जो बच्चा आगे बढ़ के काम नहीं करेगा वो शर्माता रहेगा बाद में, पूरी जिंदगी देख लेना, ठीक है। मीन्स एरिक्सन कह रहा है कि जिंदगी की शुरुआत से लेके अंत तक सारी स्टेज एक दूसरे से जुड़ रही हैं। भाई ऐसा बच्चा ऐसा बनेगा, ऐसा बच्चा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका विर्च्यू है ये ध्यान रखना है, इसका जो विर्च्यू है वो होप, होप तो पहले का था इच्छा, विल पावर। मतलब सीधी सी बात है, जो बच्चा स्वायत्तता करेगा, जो बच्चा ऑटोनॉमी करेगा उसकी विल पावर अच्छी होगी। जो बच्चा शर्माता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसकी विल पावर बेकार होगी, ठीक है। तीसरी जो एज है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध। ये बिल्कुल वैसा ही है ऑटोनॉमी और शेम जैसा। ऑटोनॉमी में तो क्या है, बच्चा खुद काम कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, और शेम मतलब वो शर्माता रहेगा। अब देखो, जो बच्चा स्वायत्तता के साथ काम करेगा, आत्मनिर्भरता के साथ, तो वो इनिशिएटिव करेगा। जिंदगी में कोई भी काम है, आपने देखा होगा कि जिंदगी में कोई भी काम मतलब हम नया करते हैं तो कुछ बंदे तो कहते हैं चल यार कुछ नया करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो कुछ तो मतलब नया करेंगे तो फटाफट कर लेंगे। उनको किसी की टेंशन नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, ना मेरे को करना है तो बस करना है। तो कुछ इंसान तो ऐसे हैं जो नया करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं मानते। लेकिन आपने कुछ इंसान को देखा करेंगे ही नहीं नया, कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गया तो इस चक्कर में कुछ करेंगे ही नहीं। यार गड़बड़ हो गया तो भी कोई एक्सपीरियंस तो मिलेगा जिंदगी में नया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्या कह रहा है भाई, जो स्वायत्तता के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ेंगे तो वो तो जिंदगी में इनिशिएटिव करेंगे, हर चीज में पहल करेंगे। लेकिन जो बच्चा लज्जा के साथ बढ़ेगा वो हमेशा गिल्ट में ही रहेगा, उसको हमेशा अपने अंदर कमियां ही नजर आती रहेंगी और वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी तो कहते हैं बच्चे को पॉजिटिव एटमोस्फेयर देके बढ़ाओ। तो एरिक्सन बस मतलब इसकी थ्योरी में कुछ है नहीं, आपको पता है मैं साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाती हूँ, लेकिन चैप्टर चैप्टर का डिफर होता है। अब कोई चैप्टर बहुत मजेदार है, बीच में बहुत मजेदार चैप्टर पढ़े हैं, तो 2-4 बोरिंग चैप्टर पढ़ाऊंगी अब मैं तुम्हें जिसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर जबरदस्त वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब महा जबरदस्त लर्निंग, ठीक है। मतलब 2-3 बोरिंग चैप्टर पढ़ा के फिर लर्निंग पढ़ाऊंगी। तो पहले ये 2-4 बोरिंग खत्म कर लेते हैं। तो इसमें ये मत सोचना है बस यही करना है, जो मैं बता रही हूँ बस यही करना है ना। तो ये आपका जो है इसके अंदर खोजी हो सकता है बच्चा इसमें। और इसका जो मेन होता है विर्च्यू, वो पर्पस होता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा जो है पर्पस ढूंढता है, किसी भी चीज का उद्देश्य ढूंढता है। अब कोई बच्चा इनिशिएटिव कर रहा है तो वो किसी उद्देश्य के लिए कर रहा होगा, किसी पर्पस के लिए कर रहा है। अब जो गिल्ट में है तो वो गिल्ट में बैठा रहो, ठीक है। तो गिल्ट में है तो वो गिल्ट में बैठा रहे। और इनिशिएटिव, ये वैसे इसका एक फोटो है कि पहली जो स्टेज है ऐसे बच्चा है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। देखो बूढ़ा होने तक जो है ये स्टेज चलती रहती है। तभी तो ये जीवन स्पैन थ्योरी इसको बोलते हैं, ठीक है। तभी तो हम इसको जीवन स्पैन थ्योरी बोलते हैं। अब चौथी एज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। चौथी एज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदा गिल्ट के साथ बढ़ेगा, जो बंदा लज्जाशीलता के साथ बढ़ेगा और एक इनिशिएटिव के साथ बढ़ेगा। अब जो बच्चा इनिशिएटिव करके हर चीज में आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो परिश्रम भी करेगा जिंदगी में, वो मेहनत भी करेगा और वो आगे भी जाएगा। तो जो पॉजिटिव वे से चल रहा है वो पॉजिटिव तरीके से चलेगा। लेकिन जो गिल्ट फील करता है, लज्जा फील करता है, तो बाद में उसका वो इन्फीरियर समझने लग जाता है आपको। मान लो शुरू से ही माँ बाप ने हर वक्त ये कहा कि तू रुक जा, तू कुछ मत कर। कई पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चे को एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं। मेरा मानना है बीइंग एन मदर ऑफ 2 किड्स
कि अपने बच्चों को ओवर पैम्फर मत करो। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को पैम्फर नहीं किया, मैंने बहुत प्यार करा है, करती हूँ आपको पता हर माँ करती है, लेकिन कहने का अभिप्राय मेरा पता क्या है, ओवर पैम्फर करते हैं ना बच्चों को, वो बच्चे जीवन में दुखी होते हैं। मतलब थोड़ा सा बच्चों के अंदर मतलब अब छोटी छोटी चीजें मैं बदलने लगी हूँ, अपने झूठे बर्तन वहीं छोड़ देते हैं, अब मैं उठाती ही नहीं, कि जब तक मैं नहीं उठाती खुद रख के आओ किचन में, क्यों मतलब जैसे हरियाणवी में डायलॉग मिलते हैं, क्यों तुम्हारी नौकर लग रही हूँ 24 घंटे की, उठाओ चलो रखो, क्योंकि अब तो बड़े हो गए भाई, 5th 6th में हो गए, तो थोड़ा सा तो उनको होना ही चाहिए ना। तो वैसे तो हम करते ही हैं, फीते भी खुद बांध देती हूँ मैं कई बार, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, खुद बांध भाई, तू सीख। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि यदि वो इनिशिएटिव नहीं करना सीखेगा तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यदि वो इनिशिएटिव करना सीखेगा तो ही वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तो ओवर पैम्परिंग नहीं करना चाहिए बच्चों को, उनके जैसे हम करते बैग पैक करे टाइम टेबल के हिसाब से, हम ही चेक करें हम ही पैक करें, क्यों करे भाई, तू खुद पैक कर बैग को। एक दिन किताब भूल गया जानबूझ के, पहले तो मैं मेरी बेटी के हाथ भेज देती थी, लेकिन फिर मुझे लगा ये तो यूं ही केयरलेस होता रहेगा, एक दिन मैंने भेजी ही नहीं बुक, मैडम ने मारी डांट, अगले दिन से रोज बैग अपना चेक करके जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव बनाओ ताकि वो कॉन्फिडेंस के अंदर जो है रहे। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष का जो है इसका एज रहता है, मतलब बेसिकली चाइल्डहुड वाला स्कूल के दौरान होता है। तो एक बच्चा जो परिश्रम के साथ है वो आगे बढ़ता रहता है, जो परिश्रम के साथ नहीं होगा, शुरू से इनिशिएटिव नहीं किया, अब वो हर चीज में गिल्ट फील करेगा। जब शुरू से तो आपने कुछ करने नहीं दिया उसको, अब वो बड़ा होके करेगा नहीं, फिर तुम कहोगे कुछ करता नहीं कुछ करता नहीं, कुछ करने दिया होगा तब करेगा ना वो कुछ, ठीक है ना। तो पहले तो मैं भी ऐसे ही करती थी जब वो दूसरी तीसरी क्लास तक थे, बट अब मुझे लगने लगा नहीं यार, मतलब 5वीं 6ठी में हो गई है, अपना कुछ तो करो भाई, मतलब कुछ भी नहीं करते, महानिकम्मे बालक है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अब उनको मतलब दे दिया है काम काम थोड़ा थोड़ा करना, बट फिर भी ज्यादा पत्थर तो नहीं तोड़ते, बट स्टिल कुछ कर लेते हैं। तो क्लियर है ना, तो मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो गुण है वो क्षमता आता है, सीधी सी बात है, आप एबिलिटी आती है आपके अंदर, यदि आप बेस्ट वे में बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव एबिलिटी आएगी, आप नेगेटिव वे में बढ़ रहे हो तो नेगेटिव एबिलिटी आएगी, ठीक है। ये क्लास मतलब थोड़ी स्पीड आपको लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि किस चैप्टर को किस हिसाब से करवाना चाहिए। इसमें क्या है, नाम ही तो है, और बस जैसा वो नाम है उस नाम की वही एक्सप्लेनेशन है, कुछ अलग नहीं है, और पीडीएफ आपके साथ है ही, ठीक है। इसका जवाब भी लास्ट में दूंगी, एक बार चैप्टर खत्म हो जाने दो, बीच में नहीं, नहीं तो बात हो जाएंगी फिर शुरू। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसको बोलते हैं पहचान बनाम भ्रांति। आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस, ठीक है। अब जो बच्चा पॉजिटिव वे में बढ़ा है, जिसने इनिशिएटिव किया है, आगे बढ़ा है, मेहनत करी है, तो वो दिन दूर नहीं है जब उसकी पहचान होगी हर जगह, ठीक है। यदि आप अपने बच्चे को एरिक्सन की फर्स्ट टाइप के हिसाब से बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली उसकी पहचान होगी, लेकिन जब उसको सेकंड टाइप से बढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली वो भ्रांति में ही रहेगा, फिर वो कंफ्यूज ही रहेगा, मैंने जिंदगी में क्या करियर चूज करना है, हाँ शशि मैं डाल दूंगी, मैंने जिंदगी में क्या करियर चूज करना है क्या नहीं चूज करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या समझ नहीं आ रहा। तो पॉजिटिव बच्चा जो होगा ना वो कुछ नहीं सोचेगा, उसको पता है मुझे क्या करना है भाई, उसकी पहचान है, उसको एक समझ है। लेकिन जो नेगेटिव वे में बढ़ा है, एरिक्सन कहता है उसकी कोई समझ नहीं है, वो कंफ्यूज ही रहेगा पूरी जिंदगी, मैं ये करूंगा ये करूं। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा डिसीजन पावर भी सीखने दो, आने दो, ठीक है। तो 12 से 18 वर्ष होता है इसका मतलब जो आयु है, किशोर अवस्था में आ जाता है बच्चा, अडोलसेंस की बात है। इसके अंदर जो है सोशल रिलेशनशिप्स बनाता है, आपको पता समाज से रिलेशनशिप्स बनाने लग जाता है, ठीक है। तो इसका जो विर्च्यू होता है वो निष्ठा, निष्ठा मतलब उसके अंदर एक सोसाइटी के प्रति एक वो आ जाता है कि भाई मुझे सोसाइटी के प्रति अच्छा रहना है, मतलब एक तरह से पॉजिटिव रहना है, निष्ठावान रहना है, ठीक है ना। तो ये जो क्वालिटी है वो बच्चे की इस एज के अंदर जो है आ जाती है, सोसाइटी की पहचान भ्रांति, ठीक है। तो संभ्रांति संकट है, आपको पता है। तो आइडियोलॉजीज, आदर्शवादिता, ये सब जो कैटेगरीज होती हैं वो बच्चे की इस अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है, वो बच्चे की इस अवस्था में आ जाती हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव, घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसके अंदर क्या है, अब जो बच्चा देखो पॉजिटिव वे में बढ़ेगा, जो बच्चा पॉजिटिव, इसको सिर्फ रिवाइज करना बस इस चैप्टर को तुम्हें, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसमें मतलब क्या होता है, इंटीमेसी, अब एक बच्चा पॉजिटिव है
तो डेफिनेटली वो इंटीमेट रिलेशंस रखता है, दूसरों से प्यार रखेगा, संबंध रखेगा, क्योंकि सोसाइटी में उसकी इज्जत तभी तो रहेगी। अब जो बच्चा नेगेटिव वे में बढ़ता आया तो वो आइसोलेट हो जाएगा। अरे भाई वो कंफ्यूज है, उसका करियर नहीं है, उसका कुछ नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा वो अकेला पड़ा रहेगा, दुनिया एक तरफ चलती रहेगी और वो बच्चा अकेला रह जाता है, ठीक है, तो आइसोलेट हो जाता है। तो 18 से 35 का जो एज होता है, आप खुद देख लो, जो बच्चे पॉजिटिव वे में पढ़े होंगे 18 से 35 साल तक कुछ नाम उनका हो चुका होगा। जो बच्चे नेगेटिव वे में पढ़े होंगे वो 35 साल में अपने आप को ये फील कर रहे होंगे, यार क्या है जिंदगी में, तो यूं ही पढ़ा था, यूं ही हूँ, अकेला हूँ। तो जो पॉजिटिव वे में पढ़ा होगा वो कभी नहीं सोचेगा मैं अकेला हूँ, वो सोचेगा यार रास्ते निकालूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो ये अर्ली जो अडल्टहुड है वो वाला होता है। इसके अंदर जो गुण है वो प्रेम का होगा। आप इंटीमेट है, मतलब आपके अंदर प्रेम का गुण हो सकता है, तभी आप इंटीमेट होगे। और एकाकीपन, जब आपके अंदर प्रेम का विर्चू नहीं होगा तो वो क्या है, एकाकीपन जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें साइकोलॉजिकल जो विर्चू है वो लव का जो है विकास होता है। और ये स्टेज हल्की ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब जो 6 से 12 है, मान लो उसको 5 से 12 लिख दे ऑप्शन में, 6 से 12 ऑप्शन ही ना हो, तो मतलब ऐसे में आप टिक कर सकते हो एक आधा नंबर ऊपर नीचे। बट मैंने तुम्हें परफेक्ट एज बताई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट मैं वैसे बता रही हूँ, ऑप्शन में परफेक्ट एज ना हो तो एक आधा नंबर ऊपर नीचे चल जाता है। जैसे पहली वाली को 0 से 1.5 है, तो 0 से 1.5 ऑप्शन में ना आए, 0 से 2 आ जाए और 0 से 1 आ जाए, तो 2 तो होती ही नहीं है, 1.5 से ऊपर तो जाती ही नहीं ना, तो 0 से 1 कर सकते हो, तो वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, सृजनात्मकता बनाम ठहराव, ठीक है। जनरेटिविटी, जनरल क्रिएटिविटी, और यहाँ पर आप क्रिएटिविटी भी लिख सकते हो, ठीक है। जनरेटिविटी एंड क्रिएटिविटी कुछ भी आप लिख सकते हो। क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, सृजनात्मकता बनाम ठहराव, ठीक है। इसको आप मतलब जननाम वो भी कह सकते हो, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एक मिनट, इसका एग्जैक्ट हिंदी है जननात्मकता। सृजनात्मकता की जगह एग्जैक्ट वर्ड है जननात्मकता, ये वर्ड कर लो, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट हिंदी वर्ड है जननात्मकता। जननात्मकता वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है, जननात्मकता वर्सेस स्टैग्नेशन, हाँ ये एग्जैक्ट वर्ड है, ठीक है। तो जननात्मकता वर्सेस स्टैग्नेशन, 35 से 65 साल की उम्र, फिर आपने देखी होगी, आपने एक कहावत सुनी होगी कि आदमी पागलों की तरह सारी जिंदगी लगा रहता है ना। आपने एक कहावत सुनी है ना, आदमी पागलों की तरह सारी जिंदगी लगा रहता है। अब जब बंदा 35 एज का आ जाता है तो वो सही उस एज पे होता है, जैसे अब हम हैं, सही उस एज पे हैं कि भाई अब तो पता नहीं क्या करना है बच्चों के लिए, ये कर दो वो कर दो। तो मतलब ये जो चीज है, हाँ शारदा मेरे को दिख रहे हैं। तो जननात्मकता का मतलब वी आर जस्ट क्रेजी फॉर आवर किड्स, कि भाई अब हमें अपने बच्चों के लिए ये करना है ये करना है। तो ये वाला जो एज होता है, मतलब 35 से 60, ये आदमी पागलों की तरह अपना घर बसाता है, कमाता है, घर बनाता है। तो मतलब प्रोडक्शन टाइप आप इसको कह सकते हो। तो इस तरीके से जो लोग हैं लगे रहते हैं, मतलब उनका उनका काम है अपना बच्चा, अपना परिवार पालना, बच्चे पैदा, फिर बच्चों को संभालो, अच्छी एजुकेशन दिलवाओ, खुद अच्छी नौकरी कर रहे हो। तो ये वो वाला टाइम होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वे में है तो वो अपनी फैमिली को बहुत पॉजिटिव वे में आगे लेके जाते हैं, जो नेगेटिव वे में है वो उस उनकी जिंदगी में स्टेग्नेशन आ जाता है इस टाइम पे, जो कि उनके पास कुछ करने को नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेग्नेशन आ जाता है, और इस टाइम में देखभाल करता है वो अपनी फैमिली की, हर चीज की। तो वो क्या करता है भाई, देखभाल करता है, ठीक है। और लास्ट जो इसकी एज होती है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ईगो इंटीग्रेसी वर्सेस डिस्पेयर, संपूर्णता बनाम हताशा, ठीक है, संपूर्णता बनाम हताशा, इंटीग्रेटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। इसको ईगो की जगह सीधा इंटीग्रेटी वर्सेस डिस्पेयर भी लिखा हो सकता है। उत्पादनशीलता, प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हो आप, 6 वाली एज को। उस एज में वही है, बच्चे पैदा करना, उनको संभालना, उनकी केयर करना, और घर बसाना, घर कमाना। आपको पता है यार, सबको पता है, ये 32 साल से लेके 60 साल तक का आदमी रिटायर होने से पहले क्या करता आदमी, कितना सारे दिन पागलों की तरह बाहर जाओ, कमाओ, ये वो, यही जिंदगी है। मतलब इसने सही दी है वैसे जीवन विकास के सिद्धांत, मैं मेरे को सही लगती है इसकी थ्योरी बिल्कुल। तो यही है लाइफ, आप चेक कर लो, शुरू में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे इसकी थ्योरी में है। हाँ, फिर भाई आखिर में जो आपका ईगो वर्सेस इंटीग्रेशन है, तो ये जो आपका लास्ट सिद्धांत है ये 65 के बाद होती है। ये यहाँ पर बाय मिस्टेक उसने 50 कर रखा, प्रिंटिंग एरर है।
तो ये 60 वर्ष के बाद वाली होती है, ये लास्ट एज होती है। इसके अंदर जीवन पूरा प्रतिबिंबित होता है, इंसान अपने घर में आराम से बैठ जाता है रिटायर होके, और वो पूरे जिंदगी को अपना रिमाइंड करता है, और वो देखता है भाई कि मैंने पूरी जिंदगी में एक ऑर्गेनाइज किया, एक संगठन बनाया, मैं सही रहा, संपूर्ण जीवन मैंने जिया है, या मैंने एक निराशा भरी जिंदगी जी है। फिर इंसान यहाँ पर एनालिसिस करता है, संपूर्णता भरा जीवन जिया है तो उसकी फैमिली संपूर्ण उसके पास होगी, उसकी सेवा हो रही होगी, और जिसने निराशा भरा जीवन जिया है तो वो बेचारा अकेला बैठा होगा कहीं। तो यही है जिंदगी, और ऐसे ये मृत्यु दम तक जो है, ये लास्ट स्टेज जो है एरिक्सन की चलती रहती है लगभग 80 साल तक। लेकिन कोई 100 साल तक जिए तो उसकी 100 साल तक भी चलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ये जो है चलती रहती है, और इसमें जो गुण होता है वो विजडम होता है, मतलब बुद्धि, बुद्धि इंसान में आ जाती है, भाई मैंने ये खोया, ये पाया, मैंने ये नहीं करना था, मैंने ये करना था, और यहाँ आकर वो समझता है और सीखता है, ठीक है। तो ये थी एरिक्सन की 8 एजेस। इनमें सिर्फ आपको टाइम, एज और उसका गुण याद करना है, बाकी कोई खास बात नहीं याद करनी। इस एज को वो कैसे देता है, क्वेश्चन भी बताऊंगी इस एज के, क्योंकि मुझे पता है किसके लिए क्वेश्चन बताने जरूरी है। इस एज के या तो वो फ्राइडे के साथ मैच कर देगा, क्योंकि इसकी एज और फ्राइडे की कुछ एज मिलती है, तो वो मैच करे क्वेश्चन दे देगा, भाई ये एज किस एज के साथ मिलती है, बस ऐसे। उसका टाइम आपको सब एजेस का पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिक्सन का सिद्धांत मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड से काफी प्रभावित था, बट इसने सामाजिक रूप से दिया था, उसने लैंगिक रूप से दिया था, बस ये डिफरेंस था। और अहम इसका जो है काफी अच्छी पहचान है इसकी थ्योरी में, हर जगह अहम की बात जरूर चल रही है। और ठीक है, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत जो है इसको कहते हैं। यहां पर एक चीज और याद रखना, इसने ना मतलब 5 बातें बताई हैं, 5 प्रमुख तथ्य बताए हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछने लगे, पहले नहीं पूछते थे। भाई क्वेश्चन डाल देगा कि एरिक्सन के बात में से कौन सी बात नहीं है। तो इसने कहा भाई मेरी थ्योरी का जो सर्वे सर्वा है, मेरी थ्योरी का जो मेन चीज है वो 5 बातें हैं। तो ये 5 बातें देख लो इसकी थ्योरी की कौन कौन सी है। ये कहता है लोगों में से एक ही तरह की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। ये कहता है बेसिकली मुझे लगता है सारी जो लोग होते हैं वो एक ही बेसिक नीड पे चलते हैं, मतलब उनकी एक ही बेसिक नीड होती है, सारे जो चीज हैं वो एक ही बेसिक नीड के होते हैं, मतलब सब बंदों का एक ही आवश्यकताएं होती है जिंदगी में, ऐसा मानना है इसका। तो ये 5 बातें याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है एरिक्सन के हिसाब से कौन सी बात नहीं है, ठीक है। तो एरिक्सन के हिसाब से कौन सी बात नहीं है, तो आपको याद रखना है एक ही तरह के मौलिक आवश्यकताएं होती है, एक ही बेसिक नीड होती है लोगों में। व्यक्ति में ईगो और सेल्फ का विकास इन्हीं आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है, मतलब व्यक्ति में जो ईगो होता है, जो समझ विकसित होती है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। विकास विभिन्न अवस्थाओं में संपन्न होता है, बिल्कुल होता है 8 अवस्थाओं में। विकास की प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है, हर अवस्था में एक मतलब क्राइसिस होता है, मैंने आपको बताया भाई इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। और हर अवस्थाओं में व्यक्ति की मोटिवेशन में अंतर होता है, मतलब हर अवस्थाओं में वो अलग अलग तरीके से क्या होता है भाई, मोटिवेट होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्या होता है, मोटिवेट होता है। मीन्स पहले बेसिक नीड्स होती हैं, फिर ईगो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से चलती रहती है, हर अवस्था में एक मोटिवेशन होता है, हर अवस्था में क्राइसिस होता है। तुम बता ही दोगे कि कौन सी बात उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। बाकी इसके 2-3 क्वेश्चन हैं जो पीछे स्टेट के एग्जाम में आए थे, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एरिक्सन के विकास की श्रृंखला का किसने वर्णन किया है। भाई एरिक्सन ने किसका वर्णन किया है, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है पीडीएफ में, मुझे नहीं पता तुम्हें दिखेंगे या नहीं दिख रहे, बट मैं बोल के बता देती हूँ, नहीं भी दिख रहे तो कोई बात नहीं, मैं बोल के बता देती हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है एरिक्सन ने विकास का कौन सी श्रृंखला को बताया है, तो मनोलैंगिक को बताया, मनोगैतिक को बताया, मनोसामाजिक। तो कौन सी श्रृंखला, ऐसे ही आएंगे बस इसके क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो कौन सी है, मनोसामाजिक श्रृंखला को बताया है। दूसरा एरिक्सन के अनुसार पहचान संकट का काम मतलब टाइम क्या है, तो एरिक्सन के बनाम आइडेंटिटी वर्सेस क्राइस्ट, तो 12 से 18। तो मैंने क्या कहा, ऑप्शन ये एस्टेट में आया, ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो 13 से 18 मिल गया, एक आधी साल ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से 18 या 13 से 18 जो भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र है, 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण से मेल खाता है। तो ये क्या कहना चाहता है कि भाई एक 3 साल का बच्चा है, मतलब क्लास 8 का बच्चा है, तो वो किस चरण से मेल खाता है, तो वो किस चरण से मेल खाएगा। अब आपने क्या देखना है, अब आपने एज देखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो जो तीसरी क्लास में बच्चा है, मतलब वो कौन से एज के आसपास होएगा तीसरी क्लास में, तो वो कौन सी एज के आसपास होएगा, मतलब तीसरी क्लास में जो बच्चा है वो 5-6 वर्ष के आसपास होएगा ना, वो 5-6 वर्ष के आसपास होएगा ना।
तो बस ऐसे चेक करना, वो 500 वर्ष के आसपास होएगा। तो 6 से 12 वाली जो एज है वो कौन सी थी भाई? परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, इन एज का टाइम देख लो। और अभी हमने क्या था, ये बाल्यावस्था के बराबर होती है। और जो तीसरी क्लास में बच्चा है, मतलब 9 साल का जो बच्चा है, तो यहाँ पर क्लियर तो है 9 साल का बच्चा। तो 9 साल का बच्चा बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था 6 से 12, और 6 से 12 किस एज का टाइम है? परिश्रम बनाम हीनता। 6 से 12 किस एज का टाइम है? परिश्रम बनाम हीनता। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास क्या है? व्यवहारात्मक सिद्धांत है, विकासात्मक सिद्धांत है, मनोचिकित्सक है। तो विकासात्मक सिद्धांत है, आपको पता है ये विकास का ही एक सिद्धांत है। ठीक है, विकास के ही चरण है ये। अगला एरिक्सन का जो चौथा चरण है, एरिक्सन का जो फोर्थ चरण है, तो आपको पता है एरिक्सन का जो फोर्थ चरण है, तो फोर्थ चरण की इसने बात की है। तो फोर्थ चरण कौन सा था? इंडस्ट्री वर्सेस हीनता वाला। ठीक है, तो फोर्थ चरण में क्या होता है? पिछले चरणों की तुलना में सहपाठी अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो वहां परिश्रम करेगा तो साथी पास आएंगे भाई। माता पिता की तुलना में बच्चे का विकास पर कम प्रभाव डालते हैं। माता पिता अब यहाँ पर यस बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शिक्षक बच्चे के विकास में भूमिका अदा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो कम से कम सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सारी चीजें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, एरिक्सन ने किस शब्द का उपयोग शुरू किया है? एरिक्सन ने किस शब्द का उपयोग किया था? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का किया था, और एक भविष्यवाणी का किया था, रीइंफोर्समेंट का किया था, या पहचान संकट का किया था? तो आपको पता उसने क्राइसिस का किया था, पहचान संकट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, पहचान संकट शब्द का उसने क्या किया था भाई? प्रयोग किया था। किसका? पहचान संकट शब्द का। ठीक है, तो पहचान संकट शब्द का। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 का इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी तो होगा। तो इंडस्ट्री परिश्रम वर्सेस हीनता, यही तो है। क्यों भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 3 का आंसर गलत कैसे है? 9 साल का बच्चा, तो 6 से 12 वाला किसका टाइम था? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का तो टाइम था। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज 4 का ही तो टाइम है ना। तो स्टेज 4 यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में तो दे रखी है। तो ठीक तो है आंसर, गलत कैसे है? ठीक है ना। तो आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर को एक बार आराम से शांति से तसल्ली से बैठ के सुन लेना। सुन भी क्या लेना, बस ये पीडीएफ साथ अटैच है, इसमें से एक बार शक्ल पढ़ लेना, और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। जरूरी नहीं है तुम्हें हर रोज बहुत इंटरेस्ट वाली क्लास दी जाए, चैप्टर तो सारे ही करने हैं ना। मतलब तुम्हें इतने मजे लेके पढ़ने की आदत होगी है ना, ज्यादा मजे लेके नहीं पढ़ना चाहिए, हर चैप्टर को पढ़ना है। अब हर चैप्टर मजेदार हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है, लेकिन चलो कुछ बच्चों को तो ये भी मजेदार लगा बट मुझे सच बताऊं बिल्कुल मजेदार नहीं लगता। मुझे तो पता कौन सा चैप्टर पढ़ाने में मजा आता है, जहां मेरा पेन चले और मैं कुछ कुछ बनाऊं डायग्राम और तुम्हें समझाती रहूं, और बस मुझे तो वो चैप्टर पसंद है। सच बताऊं, मैं अपनी पर्सनल राय, मुझे ऐसे चैप्टर पसंद नहीं है। लेकिन अब इसमें था क्या समझाने का? अब मैं क्या बोर्ड पे लिखती रहती, परिश्रम बनाम हीनता, उत्पादक बनाम जनरेटिव, तो नाम ही तो लिखने थे। तो मुझे लगा यार स्मार्ट बोर्ड पे इतने पैसे खर्च रखे हैं तो कभी कभी इसका यूज भी करना चाहिए मैं तो है ना, सब बच्चे हंसते हैं मुझे कि मैडम आप है ना स्मार्ट बोर्ड ले तो आए, लेकिन आप हमेशा ऐसे ही पढ़ा रहे हो जैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोर्ड पे ही पढ़ाती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं मैम जितने भी हम लोग देखते हैं सब पीपीटी और पीडीएफ से पढ़ाते हैं, आप हमेशा बोर्ड पे क्यों पढ़ाते हो? क्यों भाई, मुझे अच्छा लगता है बस बोर्ड पे पढ़ाना, मुझे अपना कंटेंट याद है बट कई बार ऐसा जरूरी लगता है कि इन चीजों को लिखने से बेटर बोर्ड पे करवाओ, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए और कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं। ठीक है भाई, हाँ क्लियर। तो मेरे मेरे लिए ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड ही है, मैं तो बोर्ड ही चलाती हूँ, मुझे बोर्ड ही अच्छा लगता है, मुझे मजा नहीं आता ऐसे ऐसे चैप्टरों में। बट कोई बात नहीं, जो है वो पढ़ने सारे हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। ठीक है, ज्यादा मैंने स्टार नहीं लगवाए बट फिर भी एक क्वेश्चन आएगा तो पढ़ लेना इसको। चलो भाई, इसके बाद हम एक तो छोटे छोटे चैप्टर करवाऊंगी पहले, जैसे क्रिएटिविटी हो गया, चिंतन हो गया, मेमोरी हो गया। ठीक है, पहले ये 3-4 छोटे छोटे चैप्टर करवाऊंगी, क्योंकि लर्निंग में कम से कम भी 6-7 क्लास लगेंगी। लर्निंग का चैप्टर बहुत बड़ा है, लर्निंग होने का मतलब आधी साइकोलॉजी हो जाती है। ठीक है, कम से कम 10-11 थ्योरी करवाऊंगी तुम्हें, तो लर्निंग का चैप्टर बड़ा है, इसलिए मैं लर्निंग को अभी नहीं करवाऊंगी। मुझे पता है मुझे कैसे चलना है, कैसे सिलेबस खत्म करवाना है, तो मैं पहले छोटे छोटे चैप्टर करवाऊंगी, जैसे मेमोरी है, क्रिएटिविटी है, थिंकिंग है, एनसीएफआरटी, जो एक एक दिन में 2 हो जाएंगे, जैसे एनसीएफआरटी एक दिन में 2 हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे चैप्टर करवाऊंगी, बीच में थोड़े बोरिंग बोरिंग से, उसके बाद फिर लर्निंग करेंगे बढ़िया तरीके से। चलो भाई, व्यय संधि काल होता है बच्चे
जो किशोर अवस्था, जो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं वयसंधि काल। ठीक है, हाँ। मैराथन क्लास बहुत जल्द लेने की जरूरत है, ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है सुमन, वयसंधि काल होता है बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच का काल।